हेलो एवरीवन। वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 25 जून और आज की डेट में हम पिछले 2 दिनों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। आज के इस सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो है आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही डोंगफिंग 17 मिसाइल सिस्टम के बारे में। देन हम स्विट्जरलैंड के बारे में देखेंगे। यूएई काफी न्यूज में रहा है, कुछ डिसीजंस को लेकर के हम इसके बारे में देखेंगे। चाबहार पोर्ट के बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हाल ही में इंडिया में संपन्न हुई है, इसके बारे में। तृष्णा सैटेलाइट को लेकर के अभी हाल ही में घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री ने, तो इस सैटेलाइट के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। India's first 3D printed artificial reef modules are proposed to be deployed off the coast of which of these states? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल जो है उसको निम्नलिखित में से किस राज्य के तट के पास स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर कर्नाटका। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया का जो पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल है वो किस राज्य के तट पर स्थापित किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किया जाएगा तमिलनाडु के कोस्ट पर, आप देख सकते हैं। Tamil Nadu is set to deploy India's first 3D printed artificial reef modules in coastal waters as part of an ambitious marine habitat restoration initiative under the second phase of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. It will serve as a pilot to access the performance of 6 newly developed reef designs created through advanced 3D printing technology. और यहाँ पर जो ये मॉड्यूल्स हैं, अगर हम एक एक की बात करें तो इनका जो वेट होगा वो होगा अराउंड 1 टन एंड दीज वर डेवलप्ड बाय द चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है त्वस एंड आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड कंपनी इन कोलैबोरेशन विद द विशाखापट्टनम रीजनल सेंटर ऑफ आईसीएआर। यानी कि आईसीएआर का जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो और चेन्नई बेस्ड ये जो स्टार्टअप है ये मिल करके इसको डेवलप किए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के तटों पर और इसको किस इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Dongfeng 17 recently seen in the news. यहाँ पर हाल ही में खबरों में देखी गई ये जो डोंगफिंग 17 है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एंड सेकेंड इट वॉज डेवलप्ड बाय चाइना। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रही ये जो डोंगफिन 17 है इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।
सो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसको डेवलप किया है चाइना ने, पर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि डोंगफिन जो है ये एक चाइनीज सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। आप यहाँ देख सकते हैं। सो डोंगफिन 17 या इसको DF-17 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक चाइनीज सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑफिशियली इसको अनवेल किया गया था 2019 में। So it measures around 11 meter in length and weight around 15,000 kilogram. So it is said to have a range of 1800 kilometer to 2500 kilometer. And it is mounted on a mobile launcher. Also, it carries a hypersonic glide vehicle जिसका नाम है DFZF। तो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में न्यूज में रहा, ये जो डोंगफिन 17 है ये चाइना का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to Switzerland, consider the following statements. So यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ लैंडलॉक्ड माउंटेनियस कंट्री। सेकेंड, इट इज बॉर्डर्ड बाय जर्मनी एंड इटली। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज अ मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है स्विट्जरलैंड से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और ये स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि स्विट्जरलैंड यूरोपीय यूनियन और नाटो का मेंबर नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड काफी न्यूज में रहा बिकॉज रिसेंटली द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन हाई रैंकिंग यूएस एंड ईरानियन ऑफिशियल्स वाज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। सो क्योंकि अभी इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दोनों देशों में और फिर पहली ऐसी टॉक है जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स में। साथ ही अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड माउंटेनियस कंट्री है जो कि स्थित है वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो उनकी संख्या है 5। सो जर्मनी इन द नॉर्थ, इटली इन द साउथ, ऑस्ट्रिया एंड लिचेनस्टीन इन द ईस्ट एंड फ्रांस इन द वेस्ट। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है बर्न। And Switzerland is not a member of the European Union and also not the member of North Atlantic Treaty Organization. यहाँ के माउंटेन रेंजेस की बात करें तो द अल्पाइन रेंज लाइज टू द साउथ एंड द जूरा माउंटेन टू द नॉर्थ। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding 11th BRICS Energy Ministers Meeting and India's energy sector targets. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक और भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग इन गुरुग्राम हरियाणा इन जून 2026। और सेकेंड स्टेटमेंट है, India has set an ambitious target of achieving 410 gigawatt of energy storage capacity by the year 2032. And third statement is, the overarching theme of India's BRICS chairship in 2026 is Sarvam Urjam, यानी कि energy for all। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है जो 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग है जिसका आयोजन भारत के द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही जो भारत के एनर्जी सेक्टर से संबंधित टारगेट्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया का जो टारगेट है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी का वो है 410 गीगावाट बाय द ईयर 2032। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसका आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया जाना है। थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ब्रिक्स की जो थीम है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। So the 11th BRICS Energy Ministers meeting is scheduled for 25th and 26th of June 2026 in Gurugram. And this marks India's fourth BRICS chairship following 2012, 2016, 2021 and then this time in 2026. So as part of its journey towards Viksit Bharat 2047, India ने सेट किया है टारगेट टू अचीव 410 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी जिसका टारगेट ईयर है 2032। इंडिया जब ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कर रहा है तो उसकी जो थीम है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये जो थीम है सर्वम उजम यानी कि एनर्जी फॉर ऑल, इट वाज स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर द एनर्जी ट्रैक विद इन द चेयरशिप। इसके साथ ही अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 कंट्रीज मेंबर्स हैं, और ये कंट्रीज हैं ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है इंडिया के पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the announcement made by Prime Minister Narendra Modi in Paris, in which year are India and France scheduled to jointly launch the Trishna satellite? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत और फ्रांस किस वर्ष संयुक्त रूप से तृष्णा उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाले हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2026, 2027 या फिर 2028। क्योंकि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया है तो इसका जो टारगेट ईयर रखा गया है वो रखा गया है 2027। आप देख सकते हैं
Prime Minister Narendra Modi announced that India and France will jointly launch the Trishna satellite in 2027. सो ये जो सैटेलाइट है ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है डिजाइन्ड टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल वाटर एंड फूड सिक्योरिटी. So this mission is considered a natural extension of the cooperation showcased at the AI summits co-hosted in Paris and Delhi. इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग हिज विजिट पीएम मोदी ऑल्सो एड्रेस्ड वाइवा टेक 2026, जो कि यूरोप का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country officially became the 10th member of the new development bank and the first from the Central Asian region in June 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जून 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नव विकास बैंक का 10वां सदस्य और मध्य एशियाई क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एनडीबी को आधिकारिक तौर पर एनडीबी में शामिल हुआ है या एनडीबी को ज्वाइन किया है. आपके ऑप्शंस हैं इजिप्ट, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान या फिर अल्जीरिया. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये कंट्री है उज्बेकिस्तान. आप देख सकते हैं. सो उज्बेकिस्तान बन गया है 10th member to join NDB and the first country from Central Asia to join this. So the membership became effective from the country ratified the NDB Articles of Agreement and fulfilled all necessary requirements on 5th of June 2026. So उज्बेक के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन किया है द लॉ for accession on 21st of May, aiming to expand trade, economic and investment cooperation. So NDB plans to explore investment projects in Uzbekistan later this year, focusing on energy, water management, transport and municipal infrastructure. So NDB की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 2015 में बाय द ब्रिक्स नेशंस. और ये नेशंस हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. सो एज ऑफ जून 2026 एनडीबी ने अप्रूव किया है 139 प्रोजेक्ट्स वर्थ अप्रोक्सीमेटली 43 बिलियन यूएस डॉलर. और फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा जो इसकी मेंबर्स हैं एनडीबी की वो कंट्रीज हैं इजिप्ट, यूएई, बांग्लादेश, अल्जीरिया एंड उज्बेकिस्तान. So NDB intends to use its strength such as financing in national currencies and applying national procurement procedures for its operations in Uzbekistan. तो आप ध्यान रखेंगे एनडीबी में हाल ही में जो कंट्री शामिल हुई है एज अ 10th मेंबर वो कंट्री है उज्बेकिस्तान. सो उज्बेकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल एशिया की जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से. एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द रीजन. सो उज्बेकिस्तान इज होम टू ओवर 38 मिलियन पीपल और इसकी जो कैपिटल है वो है तास्कन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
What is the minimum age established the United Arab Emirates for the children to legally create, use, or operate personal social media accounts under its new regulatory resolution? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपने नए नियामक प्रस्ताव के तहत बच्चों के लिए व्यक्तिगत सोशल मीडिया खाते बनाने, उपयोग करने और उन्हें संचालित करने के लिए कानूनी रूप से निर्धारित जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 13 इयर्स, 14 इयर्स, 15 इयर्स या फिर 16 इयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो जो न्यूनतम एज है वो है 15 इयर्स। आप देख सकते हैं The United Arab Emirates has become the first Arab nation to ban social media use for children under the age of 15. So, under the new resolution approved in June 2026, children जिनकी एज 15 से कम है, they are prohibited from creating, using or operating personal social media accounts. So, this ban means children below this threshold can't post content, comment, share material or join public groups. So these regulations require social media companies to implement robust age verification systems, including digital identity checks and AI-powered verification technologies. So the law explicitly states that self-declared ages will no longer be accepted as valid proofs for accessing these platforms. So यहाँ पर जो valid एज वेरिफिकेशन सिस्टम है या एज प्रूफ्स है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ ही अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे ही किया था और ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला ऐसा देश बन गया था इस तरीके की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला। यूएई की बात करें तो यूएई जो है वो फेडरेशन है 7 ऑब्सोल्यूट मोनार्कीज का लोकेटेड इन द वेस्टर्न एशिया एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला और इसको फॉर्म किया गया था 1971 में। यूएई अपना बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरब से टू द वेस्ट एंड साउथ एंड ओमान टू द ईस्ट एंड विद द कोस्ट लाइन अलोंग विद द पर्शियन गल्फ। और यूएई की जो कैपिटल सिटी है वो है अबू धाबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू चाबहार पोर्ट। सो यहां पर जो चाबहार पोर्ट है बंदरगाह है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है The Chabahar port is located in Iran on the Gulf of Oman. And second statement, it provides India access to Afghanistan and Central Asia bypassing Pakistan. Third statement है Chabahar port is being developed by China under the China-Pakistan Economic Corridor. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है चाबहार पोर्ट से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है इसको डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। पाकिस्तान और चाइना मिलकर जिस पोर्ट को डेवलप कर रहे थे वो पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। सो चाबहार पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्थित है साउथ ईस्टर्न ईरान में और ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पर ये स्थित है।
So this port is situated on the Gulf of Oman, not Persian Gulf. इसके साथ ही ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एक्सेस टू द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन. So it is Iran's only oceanic port, making it strategically important. India faces connectivity constraint through Pakistan, so Chabahar port offers an alternative trade route to Afghanistan, and Indian goods can be transported to Iran, then onwards to Afghanistan. So this port enhances connectivity with the Central Asian republics, and it is an important component of the international north-south transport corridor. So चाबहार पोर्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए. आप देख सकते हैं that this port is being developed with a significant Indian involvement, not Chinese involvement. So यहाँ पर जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है वो ऑपरेट करती है शहीद बेहस्ती टर्मिनल पर, जो कि स्थित है चाबहार पोर्ट पर. सीपीईसी की बात करें तो it is a project connecting China and Pakistan, and it is centered around the Gwadar port, not Chabahar. So Gwadar port और Chabahar port जो हैं, these are often viewed as a strategic competitors in the region. तो आप ध्यान रखेंगे ग्वादर पोर्ट जो है वो स्थित है पाकिस्तान में और चाबहार है ईरान में. बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who has been reappointed as the Solicitor General of India for a further term of 3 years starting from 1st of July 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले जो 3 साल का अतिरिक्त कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, इस पद के लिए किसको फिर से या पुनः नियुक्त किया गया है. इनका जो नया कार्यकाल होगा वो शुरू होगा 1 जुलाई 2026 से. आपके ऑप्शंस हैं सूर्य प्रकाश वी राजू, एन वेंकट रमन, तुषार मेहता या फिर विक्रम जी बैनर्जी. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो हाल ही में तुषार मेहता को रीअपॉइंट किया गया है एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. आप देख सकते हैं. So the Appointments Committee of Cabinet has approved the reappointment of Senior Advocate Tushar Mehta as the Solicitor General of India for a further term of 3 years. और ये जो इनका फ्रेश टर्म होगा ये शुरू होगा 1st of July 2026 से. इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस थे सूर्य प्रकाश वी राजू एंड एन वेंकट रमन, उनको रीअपॉइंट किया गया है एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. देन विक्रम जी बैनर्जी जो है इनको रीअपॉइंट किया गया है एज एन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर द सुप्रीम कोर्ट. सो तुषार मेहता ने एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अज्यूम किया था चार्ज 2018 में, and now he is set to complete 11 years in this role by the end of this new tenure. Solicitor General of India की बात करें तो it is the second highest law officer in the India and subordinate to the Attorney General. तो आप ध्यान रखेंगे भारत के नए जो सॉलिसिटर जनरल हैं, यानी कि इनको ये पहले भी इस पद पर थे और पुनः इनको पुनर्नियुक्त किया गया है या इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, तो ये है तुषार मेहता. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.